सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक की। तो द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिराइव, ध्यान देंगे ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ है। तो यहां पर देखोगे मैंने कई तरह से यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे लैटिन वर्ड आ जाता है इसमें, जो लैटिन वर्ड है वो आपका क्या है, स्टेटस है ना। फिर इटालियन वर्ड है इसमें, आप ध्यान दो इटालियन वर्ड कौन सा है आपका, स्टेटिस्टा है नहीं। ध्यान दोगे जर्मन वर्ड है आपका स्टैटिस, ठीक है, जर्मन वर्ड क्या है आपका STATISTI के, ठीक है। फिर फ्रेंच वर्ड है आपका स्टैटिस्क्यू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मीनिंग की बात करोगे तो चारों वर्ड को ध्यान में रखेंगे, है ना। आप कहते कि लैटिन वर्ड है, इटालियन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, तो ये चारों वर्ड है, लेकिन इन सभी चारों वर्ड की जो मीनिंग है वो एक ही है। ईच ऑफ विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, जिन सभी वर्ड की मीनिंग क्या है, एक है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, स्टेट का मतलब जगह, है ना। स्टेट पहले किंगडम हमारे चलता था, राज्य, राजशाही शासन जिसको आप बोलते हो, है ना। उस सिचुएशन में क्या होता था, जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे, जनता से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को गैदर करते थे या उसको गैदर करने का प्रयास करते थे। जैसे लोगों की आय क्या है, लोगों के व्यय क्या है, सॉरी, है ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। व्यय क्या है ना। जनसंख्या क्या है ना। किसको किन चीजों की जरूरतें हैं, तो ध्यान रखो इन सभी जो डेटा की बात की गई उसी डेटा को क्या माना गया कि ऐसी इंफॉर्मेशन रखना है, किसको रखना है, पॉलिटिकल स्टेट को, ठीक है। तो हम लोग यही माने कि यहीं से स्टैटिक्स वर्ड एराइज हुए हैं, है ना। और उसका मतलब क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेट, है ना। तो ध्यान रखोगे शासन के जो उस समय जो शासकीय लोग होते थे उनको डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, इसीलिए ये चारों वर्ड का मतलब क्या आ गया, पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है। देखोगे द लिटरल मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, है ना, लिटरल, है ना, वर्ड का मतलब क्या हो गया, साइंस रिलेटेड टू दी नंबर। ध्यान रखोगे एक रामू है ना, रामू बहुत काला है, ये क्या उसका बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बताइए, क्वालिटी बता रहा है। और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स में कोई जगह नहीं दी गई है ना। आप बहुत मोटे हैं, बहुत पतले हैं, आप बहुत गोरे हैं, बहुत काले हैं, है ना, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, इन सभी इंफॉर्मेशन का सांख्यिकी में कोई भी जगह नहीं दी गई है। लेकिन आप पढ़ने बहुत तेज हो, इसकी भी कोई जगह नहीं है। लेकिन आप अकाउंट में 100 में से 90 नंबर लेके आए हो, इस बात का यहां पर जगह है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, साइंस रिलेटेड टू दी नंबर। जिन चीजों को आप मैथमेटिकली टर्म्स में डिनोट कर सकते हो उन्हीं को यहां पर डेटा माना गया है, बट यहां पर जो चीजें क्वालिटेटिव है उनको डेटा नहीं माना गया है, इसीलिए सांख्यिकी को क्या बोला गया, साइंस रिलेटेड टू दी नंबर, है कि नहीं, विज्ञान है ये, है ना। लेकिन किसका, आंकड़ों का विज्ञान है, ये बावले ने बार बार इस बात को बोला, है ना। तो ध्यान रखना है। सो एज अ सब्जेक्ट स्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, इस तरह से आप कह सकते हो सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है विच इज रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, है ना, जो कि आंकड़ों से, संख्याओं से या न्यूमेरिकल फैक्ट से रिलेटेड है। बट आफ्टरवर्ड इट्स मीनिंग चेंज, लेकिन समय के साथ इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को चेंज कर दिया गया है ना। इट्स मीनिंग चेंज एंड इट वाज कंसीडर्ड एज मेथड और मेथड्स ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो अब इसको क्या बोला गया, अब इसको बोला गया ये क्या है भैया, ये क्या है, इट वाज कंसीडर्ड। इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हो कि ये क्या है, मेथड्स है, मेथड्स का मतलब एक विधि है ना, और मेथड्स ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स, है ना, यह संख्याओं को डील करने का एक विधि है, संख्याओं को डील करने की एक विधि है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, लेकिन आने वाला जो समय रहा है उसमें इसकी मीनिंग चेंज हो गई। इसको क्या बताया गया, यह एक विधि है, यह संख्याओं को डील करने की एक
विधि है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग में ये आपके आ गई। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिफिनीशन की, है ना। पहली दूसरी क्लास आपको बहुत बोरिंग लगेगी क्योंकि ये आपकी थ्योरेटिकल रहेगी, है ना। धीरे धीरे क्या करोगे आप, इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास करोगे। मेरी बात आपको ध्यान रखना, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन बैठे हो, कॉपी किताब बंद है। मेरा बार बार कहना, जैसे एलटी के मेंस को भी मैं बार बार बता था, बेटा आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है एक बात कि जब भी आप बैठो कलम जरूर चलाओ। ये मेरे नोट्स हैं, आप हमसे बेटर कर सकते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो। हम पढ़ा रहे हैं, घर द्वार देख रहे हैं, है ना, कोचिंग देख रहे हैं, तो हमारे पास समय कम है। आप हमसे बेटर सर इसके जगह क्या ये लिख सकते हैं, आप इस तरह के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल करा सकते हो, चेक करवा सकते हो, मैटर देख सकते हो, है ना। तो आप हमारे साथ इस तरह काम करेंगे, आपके लिए भी बेटर होगा, हमारे लिए भी बेटर होगा, है ना। आइए, जब भी बात करेंगे डिफिनीशन की, है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे प्लूरल सेंस की, है ना, फिर बात करोगे सिंगुलर सेंस की। या सिंगुलर पहले कर लो, प्लूरल बाद में कर लो, आपकी इच्छा। ठीक है, ये क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा, आंकड़ा, तथ्य, संबंध। इस तरह के वर्ड आप हिंदी वाले बच्चे जो हैं बार बार पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या होता है। एक बच्चा है रामू, उसने अकाउंटिंग में 90%, साइंस में 80%, हिंदी में 50%, इंग्लिश में फेल हो गया। ये उसके बारे में एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन बता रहा है। घर वाले कहते हैं ना, एकदम नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है, कि नहीं, एकदम नालायक बच्चा है, पढ़ता लिखता नहीं, उसको कैसे लायक बनाओगे आप। इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। कैसे उसको नालायक साबित कर दिया उन्होंने, उसका बेचारे का रिजल्ट, जबकि ना किसी से कुछ बोलता है, अपना खाता पीता अपने रास्ता जाता है, इतना प्यारा बच्चा है रामू। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखोगे जब भी प्लूरल सेंस की बात होगी, बेबी स्टार, एल बाउले, एल कैंडल, एयर कॉर्नर, और भी बहुत सारे साइंस हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, साइंटिस्ट हैं, सॉरी साइंस ध्यान बोल दिया मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह के साइंटिस्ट हैं, आप इनकी डिफिनीशन खुद से पढ़ेंगे, हम आपको आपके नोट्स में अवेलेबल करवा देंगे। जो नोट्स वाला है कंटेंट, उसमें मैं कई जो डिफिनीशंस हैं कई कई साइंटिस्टों के मैं ऐड करवाऊंगा, आप पढ़ोगे। बस आपको यहां पर प्लूरल सेंस में क्या मैंने बताया इतना जानना है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, डेटा और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। किसी भी फैक्ट्स को आप जब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो तो ध्यान रखोगे वो क्या बन जाता है आपका डेटा, किस सेंस में, प्लूरल सेंस में। ठीक है, सिंगुलर सेंस में जब आप बात करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच, वेरियस स्टैटिकल मेथड विच आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल डेटा, है ना। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत विचारधारा के अनुसार, है ना। वेरियस, है ना। संख्याकी का मतलब क्या है, संख्याकी विभिन्न प्रकार के विधियों को बोला गया है जो संख्याकी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आप उपयोग करते हैं। अगर हिंदी का कोई बच्चा फंसता है या इंग्लिश का बच्चा है, हिंदी से इंग्लिश में है, तो ऐसे पढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेगा। फिर मॉडर्न अप्रोच में आएंगे, स्टैटिकल साइंस इज डिफाइंड, यहां पर साइंस बोला गया मॉडर्न अप्रोच में, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोला गया ये क्या है, वेरियस स्टैटिकल मेथड, है ना, विच आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल डेटा, जो क्या करते हैं, स्टैटिकल डेटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच क्या है, स्टैटिकल साइंस इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ सच टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच डिसीजन में बी टेकन। यहां पर मॉडर्न अप्रोच में इसके दायरे को बढ़ाया गया है। यहां पर क्या बोला गया, आप ध्यान दोगे, यहां पर बोला गया है ना, कि यहां पर आप एनालाइज कर रहे हो किसका, स्टैटिकल डेटा का। अगर आप ध्यान दो, यहां पर डेटा प्लस एनालाइज इज इक्वल टू ट्रेडिशनल अप्रोच। डेटा पाया आपने, एनालाइज किया, लेकिन उसके यहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आपने नहीं की। लेकिन जब आप मॉडर्न अप्रोच की बात करते हो, डेटा प्लस एनालाइज प्लस इसके बिहेवियर पर डिसीजन इज इक्वल टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर डेटा मेथड्स, है ना, उसका एनालाइज किए छोड़ दिए। यहां पर डेटा
उसको एनालाइज किए, उसके मेथड्स लगाए, उसके टेक्निक यूज किए और उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए एनालाइज एंड डिसीजन, बट डेटा की बात तो दोनों कॉमन थी इसलिए उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में ये आपका डिफरेंस रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स की एक कंप्लीट डिफिनीशन है, बहुत बड़ी डिफिनीशन है ना। देखो आप देखेंगे, आप यहां पर स्टैटिस्टिक इज बोथ, यहां पर सांख्यिकी को साइंस विज्ञान भी माना गया है ना, और कला भी माना गया। ठीक है, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करोगे, सांख्यिकी को डिफाइन करोगे, तो ध्यान रखोगे इसको कला और विज्ञान बोला गया। किसी चीज को विज्ञान क्यों बोला जाता है, मैंने आपको बता रखा है, जहां पर साइंटिफिक, किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने की बात आती है ना, जहां पर ज्ञान विज्ञान की कोई बात आती है, यूनिवर्सली प्रूफ है वहां पर चीजें, जहां पर कॉन्सेप्ट है ना, अवधारणाएं, प्रथाएं है ना, एवं प्रिंसिपल्स की बात होती है, वही विज्ञान है। जहां पर आप चीजों को एक सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक मैनर में करते हो, वही विज्ञान है। लेकिन जब आप कला की बात करते हो तो वहां पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। वहां पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है ना, चीजों को स्टेप बाय स्टेप में करते हो आप। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को कला एवं विज्ञान कहा गया। इट इज रिलेटेड टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड applicable in the collection, presentation, analysis, interpretation and forecasting of the data or statistical facts influenced by several factors and related to any area of knowledge or research so that considered and intelligent decision may be taken। ठीक है, तो फिर से देखेंगे ये क्या है, इट इज रिलेटेड टू दी स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। ये क्या करता है, बताता है आपको कि क्या करो, आप पढ़ो और अप्लाई करो, किसको, प्रिंसिपल और मेथड्स को, जो कहां पर यूज होते हैं, कलेक्शन, डेटा के कलेक्शन में है ना। डेटा के कलेक्शन के कई टेक्निक है, प्राइमरी टेक्निक्स हैं, सेकेंडरी टेक्निक है, अभी इसका बात अगले चैप्टर में होगा। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन में होगा, प्रेजेंटेशन आप कई तरह से कर सकते हो है ना, आप डायग्राम में कर सकते हो, पाई चार्ट में कर सकते हो, वेन डायग्राम में कर सकते हो, जिस तरह से आप सुटेबल हो वैसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज कैसे करेंगे आप इसको देखेंगे, उसके बिहाफ पर है ना, कैसे किस तरह से उसको यूटिलाइजेशन किया जा सकता है ना। एनालाइज करने का मतलब क्या है, अनेक में से एक रास्ते को चुनना। ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट कैसे करोगे, आप पब्लिक को बताओगे ये प्राइमरी डेटा, ये सेकेंडरी डेटा है, प्राइमरी डेटा आप कहां से कलेक्ट किए हो, सेकेंडरी डेटा कहां से कलेक्ट किए हो, प्राइमरी डेटा की यूटिलिटी क्या है, सेकेंडरी डेटा की यूटिलिटी क्या है ना, तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर फॉरकास्टिंग करेंगे उसका, है ना। फॉरकास्ट करने का क्या करें, पूर्वानुमान लगाएंगे। ठीक है, कटरा जाने के कई मार्ग हैं, जो आपको सबसे शॉर्ट पड़ेगा वहां से आप जाओगे, क्योंकि पेट्रोल की क्राइसिस चल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे फॉरकास्टिंग ऑफ डेटा और स्टैटिकल फैक्ट्स। ठीक है, तो स्टैटिकल फैक्ट्स या डेटा की आप फॉरकास्टिंग करेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है बाय सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, सपोज दैट अगर बारिश होगी तो आप पकौड़े खाएंगे, ठंडी होगी तो आप ज्यादा सोएंगे, ठंडी होगी तो ज्यादा खाना खाओगे, ठंडा मौसम रहेगा तो आप पकौड़े या तेल से रिलेटेड या तली या भंजी हुई जो चीजें होती है उसको आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि अगर बरसात होगी तो तली भुनी ज्यादा खाओगे भी, लेकिन आप रेनकोट, अम्ब्रेला, छाता, इस तरह की चीजों को जो आपको बरसात से बचाता है उसको भी आप यूटिलाइज करोगे। इन तरह की भी चीजें हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो वही ये कह रहा है ना, जो स्टैटिकल फैक्ट्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय सेवरल फैक्टर, किसी एक मेथड से नहीं। अगर आपकी डिमांड इस समय आप देख रहे हो पेट्रोल की क्राइसिस चल रही कि नहीं चल रही है, अगर पेट्रोल की क्राइसिस है तो उसका इंपैक्ट बहुत पड़ने वाला है। क्या पड़ेगा भाई, जितने भी हमारे रोजमर्रा के सामान आते जाते हैं,
है ना, जहां वो सब क्या हो जाएंगे, सब पेट्रोलियम से रिलेटेड है, वो महंगे हो जाएंगे। होटल में, है ना, रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि भैया गैस की क्राइसिस चल रही है ना, गैस मिलेगी भी तो महंगी मिल रही है ना, जितने में आप 5 सिलेंडर खरीद सकते हो उतने में आप 1 सिलेंडर खरीद रहे हो। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारी जेब पर पड़ रहा है, हमारी जेब ढीली हो रही है, महंगाई ने ऐसे ही हमारी कमर तोड़ी है। ये क्या हो गए, सेवरल फैक्टर्स हो गए कि नहीं, तो ध्यान रखना है। एंड रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ नॉलेज, जो किसी भी तरह के जगह आप ध्यान रखोगे, जब भी आप बात करेंगे किसी तरह रिसर्च की, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज होगा। अगर मैंने आपको बोला यूनिवर्सिटी में जाओ चेक करो कितने बच्चे हैं, तो आप पता चल गया 25,000 बच्चे हैं। तो मैंने बोला चेक करो कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, है ना, पता चला 15,000 लड़के हैं, 10,000 लड़कियां हैं। आप कितने लड़के उसमें से विकलांग हैं, है ना, इस आप उसको क्या करते, रिसर्च को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से, है ना, बांट सकते हो। फिर जिसके बिहार पर इंटेलिजेंट, है ना, डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी को कम करे, उसी को आपने स्टैटिस्टिक्स बोल, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट डिफिनीशन हुई है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर पूरी तरह देखोगे, पहली लाइन इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस और आर्ट है, जो किससे रिलेटेड है, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड्स अप्लीकेबल इन दी, जो मेथड्स, है ना, यह प्रिंसिपल लगता है डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट होने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में और फॉरकास्ट करने में, ठीक है, जिसके भी आप पर आप डिसीजन लेते हो, जिससे कि अनसर्टेनिटी से बचा जाए। यही है हमारी स्टैटिस्टिक्स की डिफिनेशन, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बात इसमें और है, बी कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स बाय स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिकल डेटा से क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, ये सारे काम करते हो। तो वही उसने बोला जो हम कंप्यूट करते हैं, स्टैटिक्स कहां करते हैं, स्टैटिक्स से, है ना, फ्रॉम कैसे करते हो, स्टैटिकल मेथड के थ्रू। स्टैटिकल मेथड जब आप पढ़ोगे, है ना, तो सेंटर टेंडेंसी आप मीन पढ़ेंगे, आप पार्टीशन वैल्यू पढ़ेंगे, है ना, डिस्पर्सन पढ़ोगे आप, है ना, कोरिलेशन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन पढ़ेंगे, काई स्क्वायर, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपने बोला स्टैटिकल मेथड। और ये सब आप काम क्यों करते हो, स्टैटिकल रिजल्ट निकालने के लिए। तो ये 3 वर्डों को आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों को लिख दिया मैंने, ऐसे मिल गया था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो आइए, जो पहली बात है हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला गया, ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा या बुरा जानना चाहते हो, है ना, या सपोज दैट कोई बच्चा वो पढ़ने में अच्छा है, आप कैसे जानोगे बताइए। आप उसका केवल रिजल्ट या केवल एक सब्जेक्ट देख के, एक बच्चा है वो एक सब्जेक्ट में टॉपर है और एक बच्चा पूरे सब्जेक्ट में टॉपर है, दोनों में से हु इज बेटर, तो आप क्या करोगे, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ध्यान रखेंगे, है ना, ओवरऑल करेक्टर पर ध्यान रखो, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पर ना जाकर आप ओवरऑल, है ना, उसके संपूर्ण भाग पर ध्यान देंगे, संपूर्ण चीजों पर ध्यान देंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपसे बात किया था, जब भी संख्याकी की बात करेंगे तो हमेशा ये बात किस पर होगी, ये बात हमेशा आपकी होगी किस पर, क्वांटिटेटिव डेटा पर, मात्रात्मक, ठीक है, मात्रा के रूप में जिसको बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जब भी बात करोगे वो बातें स्टैटिकल डेटा में कैसे होगी, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होंगी। न्यूमेरिकली मतलब गणितीय रूप से आप उसको देख सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे एक लड़का है, उसका अगर आपको जानना हो वेट कितना है, कह दिया आप बहुत मोटे हो, ठीक है, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। अरे यार तुम 95 किलो के लग रहे हो, ठीक है ना, आपने उसका वेट किया। तो ध्यान रखेंगे जो भी स्टैटिकल डेटा होंगे आप उसको क्या करोगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करोगे, है ना। न्यूमेरिकली मतलब संख्यात्मक रूप में आप उसको प्रदर्शित करेंगे।
अगर आप उसको गुणात्मक रूप में प्रदर्शित करते हो तो गुणात्मक रूप में प्रदर्शित करने की जो जगह है वो संख्याकी में नहीं है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस। ठीक है ना, देखोगे जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा है ये केवल एक कारण से नहीं कई कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी मैं आपसे बात कर रहा था, अगर किसी के यहां शादी है तो डिमांड होगी, है ना। अब शादी में लोगों के ऊपर डिपेंड, ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा चीजों की डिमांड होगी, है ना। खाना ज्यादा लगेगा, टेंट गद्दे रजाई ज्यादा लगेंगे, डेकोरेशन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखो, लेकिन जब ज्यादा लोग होंगे तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहा था मैं अभी आपसे बरसात, अगर बरसात होगी तो लोग क्या होगा, तली भुनी चीजें ज्यादा, है ना, और ऐसी चीजें जो कि बरसात से हमको बचाती है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेज। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है यहां पर कोई एक रीजन नहीं हो सकता है ना। ध्यान रखोगे, ठंडी में ठंडी के कपड़ों की डिमांड बढ़ने के रीजन कई हो सकते हैं। आप ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि वो ठंडी की वजह से ठंडी कपड़ों की डिमांड बढ़ रही, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में घूमने जा रहे हैं, है ना। तो अगर विदेश में घूमने जाओगे, अब तो डिपेंड करेगा, आप सऊदी अरब नहीं जा रहे हो, है ना, मान लो इंग्लैंड जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, है ना, अमेरिका जा रहे हो, तो वहां पर क्या है, ठंडा मौसम है, न्यूजीलैंड जा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक रीजन हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या करो, इंडिया में ही बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे जगह पर जहां पर ठंडा है तो वहां पर उन चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ फिर पॉइंट नंबर 4 में आप देखोगे, स्टैटिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, है ना। स्टैटिक्स इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है, एलाबोरेट करना, बताना। ठीक है, और एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, है ना, अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, है ना। संख्याकी से जो आप डेटा लेते हो वो एक रीजनेबल मतलब एक सर्टेन लिमिट तक एक्यूरेट होता है, फुल्ली एक्यूरेट नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ऐसा क्यों, देखिए जैसे आप पढ़ते कॉमर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग तो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स, तो ये तीनों क्या करता है, ये तीनों एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर पर बात नहीं करता है, ये हमेशा बात करता है आपका एस्टिमेटेड डेटा पर। ठीक है, और जो डेटा एस्टिमेट करते हो वो एक्यूरेट नहीं होता है। इंडिया में आप देखते हो कि ट्रेन आने वाली 4:10 है, आते आते 4:12 हो जाता है, छूटते का समय 4:20 है, 22, 25, 26 हो जाता है ना। तो ध्यान रखोगे, तब भी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेट टाइम है। बट अगर जापान में आप देखिए, पिछले 17, 70, 80 सालों में भी ट्रेनें लेट नहीं हुई है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टैटिक से आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हो या रिजल्ट को इन्यूमरेट करते हो, एस्टिमेट करते हो, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है ना, बट वो 99.73% तक एक्यूरेट हो सकता है। मोस्टली जो आपकी एक्यूरेसी है कितनी है, 99.73% है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी कैसे होगा ये सब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, है ना, वेरिएंस पढ़ेंगे, वहां पर इन सब बातों को बहुत कायदे से, है ना, उसके स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू इन्यूमरेट करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पजेस। आप एक चीज और ध्यान रखोगे, स्टैटिक्स के जो डेटा है ना, ध्यान रखोगे, स्टैटिक्स का जो डेटा है आप उसका कलेक्शन करते हो। आप कलेक्शन क्यों करते हो, कोई रिसर्च है तो रिसर्च का क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। मतलब कहने का, जो भी डेटा आप एक्यूमुलेट करते हो या इकट्ठा करते हो, उसके पर्पस, है ना, उसका मुख्य उद्देश्य पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। अगर आप मुख्य उद्देश्य पहले डिसाइड नहीं कर पाओगे, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा ये कि आपका जो डेटा होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमको कौन सा डेटा कहां पर यूज करना है, किस पर्पज से उपयोग करना है, उसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम लोग भूल जाएंगे, है ना।
तो ध्यान रखोगे उसको अलग करने में हमको अलग कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोला, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। तो हमेशा जब भी आप देखिए, जब भी आप स्टैटिक्स पढ़ोगे, है ना, तो ध्यान रखोगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्री डिटरमाइन कर लेते हो। अगर ऑब्जेक्ट प्री डिटरमाइन नहीं है तो डेटा आप कैसे यूजफुल बनाओगे, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डेटा का कलेक्शन करोगे उसका पर्पज, जैसे आप प्रॉब्लम को, क्या होता है, सबसे पहली बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस बात को पता कर लिए हो तो आधी समस्या को सुलझा सकते हो, ठीक है। फिर स्टैटिक शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, आप यहां पर बढ़ा सकते हो, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन सिग्निफिकेंट एंड सिस्टमैटिक मैनर भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी डेटा का कलेक्शन होता है, जो करते हो डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, जैसे का तैसा नहीं। जैसे अगर आप स्कूल जाते थे तो एक चीज देखते थे, क्या देखते थे भैया, अगर स्कूल जाना है, समय से उठना है, प्रॉपर ड्रेस पहनना है, उसके बाद बैग लेना है, फिर चले जाना है आपको, है ना। बाल वाल ऐसे इखरे बिखरे नहीं रहते हैं वहां पर। क्या है, एक आपको अपना प्रेजेंटेशन कायदे से करना है। जैसे आप पढ़ाने आए, ऑनलाइन पढ़ाने कैसे पढ़ा सकते हैं, बट अगर ऑफलाइन पढ़ाने जाएंगे तो हमको क्या होगा, कायदे से जाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हाफ पैंट में पढ़ा रहा हूँ, आपको दिखेगा थोड़ी, आपको क्या करना, इतना ही देखना है ना। तो ध्यान रखो, जैसे चंद्रा में शुरू में इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ाते थे, टीचर पढ़ाते थे, तो कहते थे कि लोग तौलिया, अरविंद सर थे पढ़ाते थे, कहते थे हम लोग तौलिया बांध लेते थे नीचे से, है ना। तो उसी तरह हम लोग का भी स्टोरी रहा है, जैसे घर से पढ़ा रहे हाफ पैंट ही पहने, है ना। तो ध्यान रखो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ऑफलाइन में पढ़ाओगे तो सिस्टमैटिक मैनर में आओगे ना, प्रॉपर टीचर तो लगना चाहिए ना, बड़ा बड़ा बाल रख लिए, बड़ी बड़ी मूंछ दाढ़ी रख लिए, है ना, डाकू ठोकिया की तरह आगे, तो ऐसे आपका काम चलने वाला नहीं। उसी तरह यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक्स शुड बी कलेक्टेड, जो डेटा का आप कलेक्शन करते हो, इकट्ठा करते हो, उसको कैसे करते हो, सिस्टमैटिक मैनर में। व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक मैनर, है ना, एक प्रॉपर रूपरेखा तैयार करते, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, क्या होता है, एक प्रॉपर रूपरेखा होती कि नहीं होती है। तो ध्यान रखोगे इस तरह डेटा का भी कलेक्शन एक अच्छे मैनर से आप करते हो। स्टैटिक्स आर प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। अब यहां जो डेटा होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा तो उस डेटा का कोई मतलब होने वाला नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेशन रखना जरूरी। अगर डेटा का रिलेशन एक दूसरे से नहीं होगा तो ध्यान रखोगे आप क्यों रिसर्च कर रहे हो, है ना, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, है ना। तो ध्यान रखेंगे, हम यहां पढ़ा रहे हैं भाई, क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, केवल इतना ही मोटिव नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है, हमको मॉनेटरी रेमुनेशन कंप्लीट करना है ना, अपने खर्चा पानी पर ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग ये सारे कामकाज कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी को बनाए रखे हैं, है ना। तो उसी तरह यहां पर भी है, स्टैटिस्टिक्स संख्याकी क्या है, एक दूसरे से मतलब रखता है या एक दूसरे को ध्यान में रखता है, ठीक है, या उसके डेटा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखोगे, क्वेश्चन है, ऑल द स्टैटिस्टिकल डेटा आर न्यूमरेटेड न्यूमेरिकल फैक्ट बट ऑल द न्यूमेरिकल फैक्ट आर नॉट स्टैटिकल डेटा। तो आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग आंसर में आपको थ्योरेटिकल लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन बनाया गया था, है ना, मेंस के लिए, पीसीएस, है ना, एक्सेट्रा, तो वहां पर लिख दिया गया, ठीक है। आइए अभी हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स को, संख्याकी को विज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है, स्टैटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेथड और टेक्निक। आप ध्यान रखोगे जब भी आप विज्ञान की बात करते हो, है ना, तो वहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, है ना, फिर अवधारणाएं, प्रथाएं, विचारधारा, नियम, ये सब चीजें आपके वहां पर आते हैं, है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर संख्याकी को आपने क्या देना है, टेक्निक्स या मेथड या ग्रुप ऑफ मेथड, ठीक है। अगर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको कैलकुलेट करना है, उसमें मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक का कैलकुलेशन करोगे तो नहीं हो पाएगा।
ये अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो, आप लोग पढ़े होंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो मीन निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा, है ना, डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडर रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ मेथड टेक्निक हो गई, है ना। अगर एसडी और कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकालनी है आपको तो इन सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए क्या बोलेगा इसको साइंस, विदाउट मीन के आप कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते हो, विदाउट स्क्वायर रूट के आप एसडी नहीं निकाल सकते हो। तो ये सारी बातें क्या है, मैथमेटिकल, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसीलिए क्या बोला गया, स्टैटिक्स को साइंस बोला गया, ठीक है। फिर यूज ऑफ स्टैटिक्स यूनिवर्सल, आप देखिए सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है, आपके घर में आपकी माता श्री जो आपका किचन होता है उसको देखती हैं और बता देती हैं कि एक महीने में कितना चीनी, कितना तेल, कितना चाय पत्ती, कितना अदरक, कितना सब्जी लगेगा, इन सभी बातों को आपकी माता श्री बता देती है ना। तो ये क्या है, स्टैटिक्स का यूज यूनिवर्सल है ना। लेवल ऑफ, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, हर एक आदमी के जीवन में हर जगह ये बना हुआ है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया, स्टैटिक्स क्या एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब क्या है, सार्वभौमिकता है, हर जगह पर इसकी उपयोगिता है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैटिक्स डील विद द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। स्टैटिक्स किस पर डील करता है, स्टैटिक्स डील करता है, किस पर डील करता है, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स पर। किसी एक बात पर फोकस ना करके ये किस पर फोकस करता है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो केवल एक डेटा से काम नहीं बनने वाला है ना। आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, आपको डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, आपको स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, आपको रूट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एसटी आएगा, है ना। इसको क्या बोले हो, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, या मीन निकालना 5 वैल्यू है, 2, 3, 4, 10, 12। अगर एक वैल्यू से आप मीन निकालना चाहो निकल नहीं पाएगा, सारी वैल्यू को आप कंसीडर करना पड़ेगा। तो ध्यान रखोगे क्या है ये, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, सभी संख्या की चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टैटिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। बात आ गई, मैंने आपको बताया है भैया कि कोई चीज साइंस कब होता है, विज्ञान कब होता है, जब उसमें क्या लगा हो, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, है ना, फिर कन्वेंशन, ठीक है। धारणाएं, प्रथाएं, विचारधाराएं, तभी तो साइंस होगा, है ना। फिर साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। आदमी जीता है क्योंकि आदमी खाता पीता है, सांस लेता है ना, क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ है। किसी को सांस ना लेने दो, निपट जाएगा, क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है। ब्रेन में चोट लगेगी, क्रेटलिन बढ़ेगा, साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, साइंस कोई चीज कब होगी, जब कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल हो, साइंटिफिकली प्रूफ हो, ठीक है। तो चीज आर्ट कब होती है, जब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो, है ना, एक के बाद एक, अगर उस चीज को सीक्वेंस, है ना, क्रमशः अगर किया जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको चाय बनाना है, पहले गैस चलाना है, पतीला रखना है, उसमें सामान सब डालना है चाय वाला, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको यूज करना है, तभी क्या बनेगी, वो क्या बनेगी, ये क्या है, आर्ट है ना। अगर आपको रोटी बनाना है तो आटा सानना पड़ेगा, आटा चाहिए तो गेहूं उगाना पड़ेगा, क्या ये सब आर्ट है। जिसके पास कलात्मक ज्ञान नहीं है, रोटी, बहुत सारे लोग रोटी नहीं बना पाते, हम रोटी नहीं बना पाते भैया, भारत का नक्शा बना देते हैं। आर्ट क्या है, जब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सिग्निफिकेंट
मैनर में हो, महत्वपूर्ण तरीके से हो। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, आटे से रोटी बना दिए आप, उसको खाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपकी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसके बाद आप पांचवा लिखिएगा। ठीक है, तो ये चार हो गया आपका। स्टैटिक क्या है, बोथ साइंस एंड एन आर्ट। ठीक है, तो इस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कोप की। सब लोग हेडिंग डाल लें। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, स्कोप। ठीक है, लिख लो स्कोप एंड डिवीजन। डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सभी लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, क्या स्कोप है स्टैटिक्स का, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप बात करोगे स्कोप की, तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। क्षेत्र की बात करें, हिंदी वाले बच्चे, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो और क्लास कर रहे हो, आप बीच बीच में अपनी हिंदी लिखते रहो। इंग्लिश में आप जल्दी से पेपर को सॉल्व कर सकते हो, जल्दी से समझ भी सकते हो। ठीक है, और अब तो आप अधिकारी बनने वाले हैं, ये मान के इसको पढ़ाई को करिए। ठीक है, आपके लिए और बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आइए पहला लिखिए, स्टैटिकल मेथड। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप डिविजन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर तीसरा लिख लोगे आप एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। तो ये स्कोप और डिवीजन है, क्षेत्र, और डिवीजन का मतलब क्या, बंटवारा। ठीक है, स्टैटिकल मेथड मतलब संख्या की विधि। अगर आप चाहो यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, डिवीजन मतलब बंटवारा, है ना, वर्गीकरण एवं बंटवारा। तो यहां पर लिख सकते हो, अगर हिंदी वाले लिखना चाहे तो वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण कर रहे हो आप, लिख लीजिए भैया, किसका वर्गीकरण कर रहे हैं आप, सांख्यिकी का।
ठीक है। फिर एप्लीकेशन, आवेदन, या यूज बोल सकते हो, अप्लाई कैसे करो, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसको। स्टैटिकल मेथड क्या होता है ना, किस बिहार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हो, एप्लीकेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का, ये सारी बात अभी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान रखोगे, है ना, स्टैटिकल मेथड क्या होता है, बताइए भाई। यूज्ड टू वेरीफाई न्यूमेरिकल फैक्ट्स, ठीक है ना। तो क्या करता है, जो भी आपके संख्यात्मक डेटा है उनको ये क्या करता है, आसान बनाता है और क्लेरिफाई करता है, क्योंकि जो आपके कॉम्प्लेक्स डेटा है, हैवी डेटा है, उनको क्या किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके। जितना डेटा सिंप्लीफाई होगा उतना हमारे लिए आसान होगा, उतनी आसानी से हम लोग उसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिकल मेथड का काम क्या है, संख्या की विधियों के माध्यम से डेटा को आसान, सुलभ, है ना, बनाना। जितना आसान और सुलभ होगा उतना हमारे लिए क्या होगा, डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी घटेगा और हम उसको आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर जहां पर कंट्रोवर्सी होगी उसको हम खत्म करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें आती है इसमें, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप करोगे कलेक्शन ऑफ डेटा। हम इधर लिख रहे हैं, सब लोग लिखेंगे, इधर दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर हम लोग इसको एक लाइन से लगा लेंगे, है ना। पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण, है ना। डेटा का आप कलेक्शन करोगे, है ना। कैसे करोगे, डेटा का कलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो इसमें अपना मेथड लगा सकते हो आप, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। आपको पता है अगर प्राइमरी डेटा होगा, टाइम, पैसा ज्यादा खर्च होगा, बट एक्यूरेसी आपकी टॉप लेवल की होगी। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो आप किसी न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन हाउस या इस तरह के कहीं भी चीजों के साथ आप कलेक्ट करते हो, जिसको आप, जो पहले से यूज किया गया होता है, जहां पर टाइम और समय और पैसा कम खर्च होता है, टाइम समय बात एक ही होगी, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या नाम दिया, सेकेंडरी डेटा। आप इसको सेकेंड हैंड डेटा के नाम से भी जानते हो, अब इसका एक चैप्टर है, वहां पर ये सारी बात आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। डेटा का कलेक्शन के दो मेथड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको एक सीक्वेंस में लगाना, है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन, है ना। समंकों को संगठित करेंगे आप, मतलब जो जिसमें सिमिलरिटीज होगी, जो समान नेचर प्रकृति के होंगे, उसको आप एक साथ लगा दोगे। जो गुणों के आधार पर होगा उसको गुण के आधार पर, जो समय के आधार पर होगा उसको समय के आधार पर, है ना। तो जिसका जैसे मैचिंग होगी उसको उसके अकॉर्डिंग आप संगठित करते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान रखिएगा, ये भी पहले मेथड में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं जिससे आपको दिखे, अब इधर सेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तीसरी बात होगी, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी वाले बच्चे हमारे लिखते रहे अगर लिखना है तो। फिर प्रेजेंटेशन,
प्रेजेंटेशन करिए। कैसे प्रेजेंट करेंगे आप जाने, आपका काम जाने, नहीं भैया देख लीजिए। लिख ही लिया जाता है, मैं सोचता कॉपी कर दूं जल्दी जल्दी होता रहेगा। स्टैटिकल टेबल्स है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे आप प्रेजेंट करोगे? स्टैटिकल टेबल का मतलब क्या भैया? तो आप क्या करेंगे, संख्याकी की टेबल बना लीजिए, रॉ कॉलम टेबल जैसे आपको मन कर रहा हो। ठीक है, फिर डायग्राम्स, चित्र उत्र बना लो, फिर ग्राफ। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे आप, ग्राफ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जब भी करोगे आप इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, या तो आप टेबल बनाओगे या डायग्राम करोगे या ग्राफ। ग्राफ भी कई तरह के, पाई चार्ट है ना, कई तरह चार्ट है, आप चार्ट के माध्यम से समझा सकते हो, है ना। फिर सॉरी डायग्राम में आ जाएगा, वैन डायग्राम है ना, पाई चार्ट ये सब। फिर ग्राफ्स में ये बात जब आप करोगे, वैन डायग्राम है आपका। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे कैसे आपको इसको प्रेजेंट करना है। चौथा, एनालिसिस करेंगे आप। फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट कैसे करोगे? हाँ भाई बताओ, एनालाइज कैसे करोगे? अब डेटा को आपने टेबल डायग्राम ग्राफ्स में जैसे मन करता था आपने उसको वैसे सेट कर दिया है ना। अब बताइए आप इसको कैसे एनालाइज करोगे? एनालाइज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास, है ना। एनालाइज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं आपके पास, है ना। आप क्या करोगे, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालोगे, मीन मीडियन मोड निकालो, कोरिलेशन निकाल लो, स्क्यूनेस निकाल लो, पाई चार्ट बना लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो। तो जितने भी चैप्टर आपको आगे पढ़ने हैं उन सबके थ्रू आप एनालाइज कर लोगे। मीन निकालना है कैसे एनालाइज होगा, मीडियन निकालना कैसे होगा, मोड निकालना कैसे होगा, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपने क्यों उस मेथड को यूज किया, आप वहां पर इस बात को भी डिक्टेट करने वाले रहेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा बताइए भाई। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है भाई कंक्लूजन, कंक्लूड करोगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक साल तक पढ़ा दिए, है ना, तो कंक्लूजन निकालेंगे। आप कहां से निकालेंगे, डेटा से। अगर आप सेलेक्ट हो गए हमारा अगला बैच और प्रभावशाली रहेगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे हमारा फ्यूचर भी आपके सिलेक्शन से डिपेंडेंट रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सभी बातों को। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो हो वो आपका क्या हो, हमको उसमें एग्जैक्ट डेटा बताना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 5 फोटो ला दूं, बच्चे एडमिशन लिए ना, बोले नहीं ये तो हमारे बैच में था नहीं, बोले नहीं ये था, ऑनलाइन पढ़ रहा था। ऑनलाइन का भी डेटा रहेगा, सेट है पूरा, वो तो आप हम हटाओ ऐसे भी इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा फेयर, फिर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इंटेलिजेंस को उसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद फॉरकास्टिंग आता है, जितने भी स्टैटिकल मेथड और टूल हैं उसके थ्रू आप क्या करोगे, फॉरकास्टिंग करोगे, पूरा अनुमान करोगे कि जो डेटा अगर सुटेबल पड़ा है तो कहां तक सुटेबल है ना। तो ये सभी बातें रहेंगी। ठीक है, ये इतनी बात जो हुई है हमारी
ये है ना, इसको आप पहले नोट कर लें।